नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए आज पुनः आपके साथ स्टार्ट करते हैं 10 मिनट शो और 10 मिनट में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप भी लगातार ऐसे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यही आपके जब भी पेपर होगा उससे पहले आपके लिए अंतिम उपाय के रूप में काम करेंगे। इन्हीं को ही आपको बार बार रिवीजन करना है। इससे वास्तव में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत परिपक्व हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। देवियों सज्जनों, आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे, आबाद होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सभी लोगों को भाई बहुत बहुत राधे कृष्णा। आइए फिलहाल देखिए, इसका जो भी पीपीटी है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बेसिकली मैं आपको शेयर कर देता हूँ इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो, आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, आप इसमें अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कनेक्ट भी कीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहां देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन हिस्टोरिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चाल्कोलिथिक एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। तो चलिए आप पॉज कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टोन एज की आपसे बात करूं तो आप जानते हैं कि भारत में स्पेशली जो नर्मदा के हथनौरा वैली से एक बेसिकली हमको स्कल मिला है, वो लगभग 5 लाख BCE अराउंड हुआ करता था, ठीक है ना। तो हम भारत में एक्चुअल में माने तो हम 5 लाख BCE अराउंड भी मान लें तो हमारा जो पैलियोलिथिक एज है, जिसे आप पूरा पाषाण काल कहते हैं, वो बेसिकली आज से मानिए लगभग 5 लाख BCE अराउंड बेसिकली स्टार्ट हुआ था। पैलियोलिथिक को भी अगर बांटेंगे तो ये 3 भागों में आपको दिखाई पड़ेगा। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक आपको देखने के लिए मिलता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपर पैलियोलिथिक ही वो समय है जब आपकी अग्नि की खोज हो गई थी, मतलब अग्नि का डिस्कवर जो था यहीं से हो गया था। मॉडर्न होमो सेपियंस सेपियंस आपको इसी दौरान देखने के लिए मिला था। आपको जो इवन चित्रकारी के भी जो अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो हमको अपर पैलियोलिथिक एज से देखने के लिए मिल गए थे। मीजोलिथिक में पूरी तरीके से आ जाएंगे, है ना। मिडिल पैलियोलिथिक क्या था? मिडिल पैलियोलिथिक क्या हुआ करता था? मिडिल पैलियोलिथिक को आप बेसिकली फ्लेक कल्चर के नाम से भी जानते थे। शल कल्क हुआ करते थे, नेवासा में हमको मिले थे। HD सांकलिया महोदय ने बेसिकली इसको खोजा था। यहां पे आपको फ्लिंट इंडस्ट्री देखने के लिए मिली थी, जिसे आप चकमक पत्थर उद्योग कहते हैं, तो इसीलिए माना जाता है कि आग की डिस्कवरी हो गई थी। हाँ, यूज जो था वो नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। लोअर पैलियोलिथिक एज जो था, इसे आप सोहन कल्चर के नाम से भी जानते थे। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर के नाम से भी आप जानते थे सोहन कल्चर को ही बेसिकली, क्योंकि नदियों के किनारे जो चॉपर चॉपिंग टाइप के ही बेसिकली हमको पत्थर मिलते थे, ठीक है। और मद्रास में हमको जो उपकरण मिले थे पल्लावरम वाले रीजन से, इसीलिए इसको हम मद्रास हैंडेक्स कल्चर के नाम से भी जाना करते थे। रॉबर्ट ब्रूसवुड ने इसको खोजा था। उसी प्रकार इसका मीजोलिथिक फेज आया था। तो मीजोलिथिक आपको मालूम है ट्रांजिशन फेज था, लगभग 9000 से लेकर के 8000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और जो नियोलिथिक एज है आपकी, वो बेसिकली आपको 8000 ऑनवर्ड्स देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद वो आएगा, ठीक है, नियोलिथिक। नियोलिथिक के जस्ट बाद जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो बेसिकली हमको, क्योंकि स्टोन एज के बाद मानव ने जो सबसे पहला धातु यूज किया था वो चाल्कोलिथिक किया था, तो बेसिकली हम इसके बाद चाल्कोलिथिक को ले लेंगे, चाल्कोलिथिक को ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगी? ब्रॉन्ज एज, क्योंकि आपको मालूम है कॉपर के साथ जब तक टिन नहीं मिलाओगे तब तक ब्रॉन्ज एज आएगी नहीं। तो टेक्निकली जो है हम ताम्र पाषाण काल को बेसिकली पहले रखेंगे, ठीक है, पहले हम रखेंगे, और ब्रॉन्ज एज को बेसिकली हम बाद में रखेंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज एज से ही बेसिकली हमको समझ में आएगा कि यहां पर कॉपर को टिन के साथ हमने जोड़ा था, इसलिए चाल्कोलिथिक में कॉपर एज आ जाएगी, ठीक है। और आयरन जो है वो सबसे आखिरी में आएगा, जो हमको लगभग 1100-1200 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली ऋग्वैदिक पीरियड का अंतिम और उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में हमको लोहे की खोज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ कौन सा बर्तन शामिल था? आपको मालूम है कि आयरन ओर के साथ हम किस बर्तन को शामिल करते हैं? PGW को। तो इस हिसाब से आप आंसर को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 4 लाना पड़ेगा, 4 के बाद आपको 1, हाँ 4 ये है, फिर हम 1 की तरफ जाएंगे, फिर हम
3 की तरफ आएंगे, फिर हम 2 की तरफ जाएंगे। तो यहां पर आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैंने यहां पर बेसिकली लिख दिया है। तो सबसे पहले हम 4 को लाएंगे, फिर हम 1 को लाएंगे, फिर हम 3 को लाएंगे, फिर हम 2 को लाएंगे। तो इस प्रकार से इसका ये सीक्वेंस प्रॉपर्ली बनेगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये क्या कहता है कि इनमें से कौन से पोर्ट्स जो हैं वो आपको वेस्टर्न कोस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। बारबेरिकम, बैरीगाजा, अरिकामेदू और मुजिरिस। तो इनमें से कितने पश्चिमी तट पर स्थित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आई थिंक आप इसके आंसर को सिक्योर कर चुके होंगे। मैं इसके आंसर के ऊपर आता हूं। तो देखिए, अरिकामेडू को इवन आज आप देखेंगे तो बेसिकली पुदुचेरी वाले स्थान पर आपको देखने के लिए मिलेगा अरिकामेदू। इंडो रोमन ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी अरिकामेदू। इवन जो हमारा संगम पीरियड है उसमें भी अरिकामेदू से बहुत सारे हमें रोमन पॉटरीज वॉटरीज ये सब चीजें देखने के लिए मिली थी। मुजरिस जो था ये आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि ये चेरो का बंदरगाह हुआ करता था। जब मैं चेरो की बात करता हूं तो चेर बेसिकली आपके केरला वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बट ऑब्वियस है कि केरला का मतलब हो गया पश्चिमी घाट का इलाका। तो मुजरिस का बंदरगाह, मुजरिस हो गया, इवन समबंदर का इलाका हो गया, है ना। तो ये वांजी का इलाका, ये जो इलाके हैं ये बेसिकली इन्हीं के ही हमें देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज मुजरिस का। ठीक है। बैरीगाजा को यूनानी जो थे उन्होंने बेसिकली भड़ौच को ही बैरीगाजा शब्द दिया है। और इसी के प्रकार जो इंडस रिवर है उसके पास हमें बारबेरिकम का क्षेत्र भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस मैप में देखते हो तो इस मैप में आपको ये चीज दिखाई भी पड़ जाएगी, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। तो ये बारबेरिकम लिखा हुआ है जो बिल्कुल इंडस के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बैरीगाजा लिखा है जो गुजरात के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मुजरिस आपको देखने के लिए मिलेगा, मुजरिस, टोंडी, सॉरी यहां पर एक और भी है दैट इज कॉल्ड टोंडी। तो टोंडी भी चेरो का बंदरगाह था। ठीक है। वैसे ही ये अरिकामेदू आपको यहां पर ईस्टर्न कोस्ट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और ये मलक्का स्ट्रेट और चाइना के साथ ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। मुजरिस उजरिस ये बेसिकली इजिप्ट और रोम के साथ व्यापार के लिए यूज किए जाते थे, है ना। यहां पर बारबेरिकम को देखेंगे तो पर्शियन गल्फ के साथ ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। तो इस हिसाब से हमें इनकी पोर्ट की लोकेशन भी देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? तो बताने का प्रयास कीजिए उत्तर पूर्व भारत में नवपाषाणिक कौन सी स्थल आपको देखने के लिए मिलेगा? मेहरगढ़, पालावॉय, सारूतारू और संगनाकल्लू। संगनाकल्लू। आशा करता हूं कि आपने इसके आंसर को अभी तक सिक्योर कर लिया होगा। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेहरगढ़ तो नहीं ही होगा आंसर, है ना। मेहरगढ़ तो नहीं ही होगा। संगनकल्लू भी बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली क्या कहते हैं यहां पर जो क्या कहते हैं यहां पे हमें ऐश माउंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, है ना। नियोलिथिक एज के ऐश माउंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब मैंने आपको बस यही पढ़ा होगा कि पलवाई है या सारूतारू है। तो वैसे देखिए इसका आंसर सी है, सारूतारू, क्योंकि ये गुवाहाटी के पास हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहां पर कुछ नाम लिखे हैं, जैसे बुरजाहोम, चिरांद, चिरांद पटना के पास है, यहीं से हमें हड्डी के उपकरण देखने के लिए मिले थे। बुरजाहोम वो साइट है जहां पिट ड्वेलिंग के एविडेंस हमको देखने के लिए मिले। सारूतारू जो है ये बेसिकली गुवाहाटी के क्षेत्र में हमको देखने के लिए मिला। चौपानी मांडो ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिला। इसको अगर मैप से मैं दिखाना चाहूं तो आप यहां पर बहुत अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक उत्तर पूर्व की साइट आपको दाउजली हेडिंग देखने के लिए मिलेगी जो कॉमनली एनसीईआरटी में यूज की गई है। इसी प्रकार दूसरा आप देखिए यहीं पर गुवाहाटी के पास तो एक नाम लिखा है मरकडोला। मरकडोला, तो इस मरकडोले को भी थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए। और इस मरकडोला के पास ये गुवाहाटी की साइट है सारूतारू। तो ये 3 साइट्स को मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से रिटेन करना चाहिए दिमाग में, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि इनके पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। तो दाउजली हेडिंग आपको पता रहती है, सारूतारू आपको अभी पता चल गया क्वेश्चन के माध्यम से। मरकडोला, डोला रे डोला रे डोला रे डो मंडोला, हाँ तो डोला 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 को यहीं से याद कर लेना भाई। ठीक है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा डुलवाते रहना किसको, हमारे नॉर्थ ईस्ट को, है ना। हमारी 7 सिस्टर हैं ये। ठीक है। तो डुलवाते रहना थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए। कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी नियोलिथिक साइट्स। तो टेक्कल कोटा हो गया, हल्लूर हो गई, है ना, ब्रह्मागिरी हो गई, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। पय्यमपल्ली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। सबसे जो ऐश माउंट्स हैं वो अधिकतर बेसिकली यही से मिले हैं। मिले तो आपके सबसे हैं लेकिन पय्यमपल्ली का नाम स्पेशली आता है। ठीक।
तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जैसे बुर्जा होम है, यहाँ पे सराय खोला है, यहाँ पे किलीगुल मोहम्मद, ये सब लिखे हुए हैं, मेहरगढ़ है, इन सबको भी थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए, तो देवियों सज्जनों, इसकी जो पीपीटी है वो हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, आप में से जो भी भाई बहन हमारे साथ मिल करके बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1,01,000 के परिवार से हम और आगे बढ़ चुके हैं। उसी उपलक्ष्य में जितने भी यूपीपीसीएस के कोर्स हैं, आप सभी को उसमें 60% का स्टिल अभी ऑफर चल रहा है। तो अगर आप में से जो भी देवियां सज्जन ज्वाइन करना चाहें, सफलता महोत्सव के उपलक्ष्य में वो ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप बैच को परचेस करें तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ये मेरा कोड है, दैट इज साइन लाइफ, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आप मेरी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर मैं आपके साथ यहां पर पूरे इंडियन हिस्ट्री, पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ूंगा, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा फोकस आपके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर होगा। कभी भी बैच को लेने में परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी यहां पर कर सकते हैं। बाकी सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कोड भी हैं, आप उनका भी कोड यूज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को देवियों सज्जनों यही विराम देते हैं। पुनः आपके साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।